हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और शाम को हम आपके लिए लाते हैं डेली एमसीक्यूज सेशन, जो कि आपके जीआईबी नवंबर मंथ में शेड्यूल एग्जाम से संबंधित है। बहुत ही खास सेशन है ये। बैंकर्स बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सीरीज है। आज हम पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के तहत आपके लिए क्लास 23 लेकर हाजिर हैं और क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, ये सभी मॉड्यूल से संबंधित हैं। बहुत ही खास एमसीक्यूज हैं। तो शुरुआत करते हैं सेशन की फटाफट और देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज आज आपके लिए डिफरेंट टॉपिक से हम यहाँ पर इकट्ठे करके लाए। 16 नवंबर को आपका एग्जाम शेड्यूल है और इस नजरिए से आपको अभी से ही प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में फेस्टिव मंथ बोल सकते हैं आप उसे। तो बीच में आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन होंगे, आप बिजी होंगे, पढ़ाई में आपको दिक्कतें आने वाली हैं। तो इस नजर से क्यों ना अभी ही आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ली, जैसे उस समय थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सके। ये चार मॉड्यूल हैं आपके पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित, और इन्हीं से संबंधित यहाँ पर एमसीक्यूज रखे गए। पहला सवाल आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखिए, मार्केटिंग मिक्स बहुत ही खास टॉपिक है और ये मॉड्यूल सी के अंतर्गत आता है। मार्केटिंग मिक्स मॉड्यूल सी से संबंधित है, मॉड्यूल सी से जुड़ा हुआ है। और जब भी हम बात करते हैं किसी भी रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट को तैयार करने में, यानी कि उसके डेवलपमेंट में, उसकी मार्केटिंग में, वो जितने भी एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं जो उसे एक बेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट में उतारते हैं और उसकी सफलता की गारंटी देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स की संख्या है 7, उसे हम 7 पीस के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर उसमें से एक एलिमेंट जो प्लेस एलिमेंट होता है, इसका क्या मतलब है और इससे आप क्या समझ पाते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, उससे पहले मैं आपको मार्केटिंग मिक्स के उन 7 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दे दूं। जब भी हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की, तो इसके अंतर्गत 7 पीस यानी कि 7 एलिमेंट्स आते हैं जो कि पी से स्टार्ट होते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग की, तो प्रोडक्ट वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट पर ही पूरा मार्केट टिका हुआ है। प्रोडक्ट है को डेवलप करने की जब बात की जाती है, तो उन सब में हमें वो सारी फीचर्स जरूरी है ऐड करना जो कि कस्टमर की नीड, रिक्वायरमेंट, मार्केट डिमांड, इन सब पर आधारित होते हैं। फिर उसकी प्राइसिंग बहुत बड़ा फैक्टर होती है। उसका प्रमोशन बहुत ही रिक्वायर्ड पार्ट होता है। फिर आता है प्लेस। प्लेस का मतलब है यहाँ पर कि वो डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो लोग यानी कि पीपल। और फिर आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब है कि जो भी सेवाएं हम प्रदान कर रहे हैं, अगर डिजिटल सर्विसेज हैं तो एटलीस्ट टेंजिबल फॉर्म में वो उपलब्ध हो। टेंजिबल फॉर्म का मतलब है कि एक कस्टमर उसका इस्तेमाल कर पाए, यूजर इंटरफेस अच्छा हो, यूजर फ्रेंडली हो, और एट द एंड प्रोसेस। तो ये 7 पीस हैं जो कि मार्केटिंग मिक्स से संबंधित हैं। और इन 7 पीस में से एक पी है प्लेस, और इसी से संबंधित सवाल आपसे पूछा गया कि प्लेस से आप क्या समझते हैं। तो साथियों, यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्बियंस ऑफ द बैंक्स ब्रांचेस दैट अट्रैक्ट कस्टमर। यहां पर सिंपली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और किसके, एम्बियंस की बात की है, बैंक ब्रांच की। यानी कि केवल रिटेल बैंकिंग ब्रांच के माध्यम से नहीं चल रही है, उसमें बहुत सारे दूसरे डिलीवरी चैनल्स भी हैं। तो यहां पर केवल ब्रांच के बारे में जानकारी दी है। ऑप्शन सही तो है बट कंप्लीट नहीं, तो ये आंसर सही नहीं होगा। द ओवरऑल स्ट्रेटजी यूज टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट बैंकिंग सर्विसेज टू टारगेट कस्टमर। यहां पर स्ट्रेटजी की बात की जा रही है। द चैनल्स, डिलीवरी मैकेनिज्म एंड accessibility points through which banking products and services are made available to customers। तभी हम प्लेस की बात करते हैं ना, तो यहां पर डिलीवरी चैनल, कंप्लीट मैकेनिज्म शामिल होता है जिसके तहत हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं। तो वो सभी चैनल्स यहां पर शामिल किए जाते हैं। तो प्लेस इंडिकेट करता है उन डिलीवरी चैनल्स को। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। देखिए, explanation in retail banking place doesn't just mean physical branch, it covers branch networks,
एटीएम, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, एजेंट बैंकिंग, कस्टमर सर्विस सेंटर्स एंड एनी मीडियम दैट एंश्योर कस्टमर कैन एक्सेस बैंकिंग प्रोडक्ट्स कन्वीनियंटली। यहाँ पर उस मीडियम की बात चल रही है, उस चैनल की बात कर रही है जिसकी मदद से कस्टमर बैंकिंग प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, एग्जाम में मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। सारे 7 P's को आपको समझना जरूरी है, उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, केस स्टडी पूछी जा सकती है, तो इस नजरिए से एकदम तैयार रहिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ 7 P's, ये भी मार्केटिंग मिक्स से संबंधित है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 7 P's मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस जो है इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एविडेंस? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स, फिजिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। देखिए, फिजिकल एविडेंस का मतलब यहां पर ऐसा है कि जो भी सर्विसेज है ना, बैंक के द्वारा सर्विसेज को लॉन्च कर दिया गया, कस्टमर तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं, या कस्टमर उसको समझ नहीं पा रहा, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसे एसेस नहीं कर पा रहा। सर्विसेज ऐसी हो जो एसेस की जा सके, जो यूजर फ्रेंडली हो, जिसका यूजर इंटरफेस अच्छा हो, जो कस्टमर तक पहुंचे और कस्टमर उसका बेहतर इस्तेमाल कर। द टेंजिबल एंड विजिबल क्यूज that help customers judge the quality of banking services such as branch ambience, employee appearance, brochures, ATM designs, ये सारी फीचर्स उसके अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पहला एक्सप्लेनेशन, सिंस बैंकिंग इज सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग क्या है? ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। इंटेंजिबल इन नेचर, फिजिकल एविडेंस इज क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी इन कस्टमर्स माइंड। तो कस्टमर्स के दिमाग की बात करें अगर, तो उनमें कोई एम्बिग्युइटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई शायद ये बैंक हमें सर्विस ना प्रोवाइड कर पाए, या इनके सर्विसेज हम तक ना पहुंच पाए, या उन सर्विसेज को हम समझ ना पाए। तो चीजें दिखनी चाहिए, भले ही वो डिजिटल फॉर्म में हो, लेकिन वो इस्तेमाल तो हो पाए। थिंग्स लाइक ब्रांच लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, क्लीनिनेस, स्टाफ यूनिफॉर्म, साइनेज, पासबुक्स, एटीएम कियोस्क एंड ब्रोचर्स एक्ट एज एविडेंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। ठीक है, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। अगला सवाल, ये मॉड्यूल सी से ही जुड़ा हुआ है और ये को लेंडिंग मॉडल से संबंधित। देखिए, को लेंडिंग मॉडल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, एक तरह से वो सेक्टर्स जहां पर बहुत बड़ा क्रेडिट गैप मेंटेन है, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज का अभाव, तो क्यों ना बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज जो भी एनबीएफसीज के अंतर्गत आती हैं, ये एक तरह से मिलकर ऑपरेट करें इस सेक्टर में, और यहां पर जो क्रेडिट गैप बना हुआ है उसे फिल कर पाए। एन अरेंजमेंट वेयर 2 और मोर बैंक्स, केवल 2 या 2 से ज्यादा बैंक्स मर्ज होते हैं और रिटेल लोन बुक्स के तहत ज्वाइंट वेंचर स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो न केवल बैंक को हम को लेंडिंग मॉडल के दायरे में नहीं रखते हैं। A mechanism where banks and NBFC jointly originate, disburse and service loans to priority sectors borrowers with risk sharing as per agreed ratio। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पर बैंक ही नहीं, बैंक के साथ साथ में एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ज्वाइंटली ऑपरेट करें, प्रायोरिटी सेक्टर्स में लोन, डिसबर्समेंट, सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करें रिस्क शेयरिंग बेसिस पर एज पर अग्रीड रेशियो। ये है आपका को लेंडिंग मॉडल का एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल ए से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही खास है और एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल भी मिलते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। वैसे तो मॉड्यूल ए का ये ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट 4 है और उसी के अंतर्गत आता है प्रॉफिटेबिलिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रेडिशनल तरीके से मेजर करने के जो 2 तरीके हैं, वो है रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन असेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओए एंड आरओई। ठीक है, तो इसके अलावा एक और जो मेजर ट्रेडिशनल तरीका है वो है आरओई। रिटर्न ऑन असेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पूछना है। देखिए, फॉर्मूला अगर आपको आरओए का पता है तो वो क्या होगा, नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट, ये होता फॉर्मूला, एवरेज टोटल असेट, ये आरओए का फॉर्मूला। केवल फॉर्मूले से नहीं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। रिटर्न ऑन असेट एक मैट्रिक है, एक फाइनेंशियल रेशियो है, जिसकी मदद से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने बिजनेस को परफॉर्म करते समय अपने असेट्स का कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा रहा है प्रॉफिट जनरेट करने में, इनकम जनरेट करने में। ठीक है, असेट्स कितनी
एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं इनकम जनरेट करने में किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के द्वारा। ठीक है, तो देखिए वो ऑप्शन कहां पर है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट वर्थ। नहीं, गलत हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल असेट्स, ये ऑप्शन भी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, शोइंग एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग असेट्स टू जनरेट अर्निंग्स, बी ऑप्शन यहां पर आंसर एकदम परफेक्ट बता। ठीक है, आगे आपके सामने यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त बैच है, वो है जीआईबी एमसीक्यू बैच। इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं आप, क्योंकि इस बैच के साथ आपको मिल रहा है जीआईबी फाउंडेशन बैच फ्री। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ये आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाती है। और आप इस बैच के साथ एनरोल कर सकते हैं अपने आप को मात्र 2499 में, जिसकी मदद से आप अपने जीआईबी एग्जाम्स को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं एक बार। तो देर नहीं, एनरोल करिए अपने आप को इस बैच के साथ और अपनी प्रिपरेशन को आज ही शुरू करिए। ओके साथियों, बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन लेवरेज। ये भी मॉड्यूल ए से जुड़ा हुआ है, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी से पूछा जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग के संदर्भ में लेवरेज से आप क्या समझते हैं, है ना। तो मॉड्यूल ए यूनिट 4 लेवरेज से आप क्या समझते हैं। देखिए, लेवरेज को आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी संस्था के द्वारा मार्केट से बोरो करके अपने ऑपरेशंस को रन किया जा रहा है और अपने असेट्स को एनहांस करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ में अर्निंग्स को एनहांस करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी, बोरिंग एक प्रकार की लाइबिलिटी, आपको वापस करना है। द रेशियो ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू द टोटल एडवांस ऑफ ए बैंक, द एक्सटेंट टू विच अ बैंक यूजेस। अब हमें बैंक के रिस्पेक्ट में पता करना है, तो बैंक के द्वारा बोरोड फंड यूज किया जा रहा है किस तरह से, वो डिपॉजिट्स हो सकते हैं, वो अदर लाइबिलिटीज हो सकती हैं, टू एक्वायर अर्निंग्स, असेट्स एंड एनहांस रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। बोरोड मनी से आप अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ा रहे हैं, किस तरह से अपने असेट्स को एनहांस कर रहे हैं, किस तरह से अपने अर्निंग को एनहांस कर रहे हैं, दिस इज नोन एज रिटर्न ऑन असेट, आरओए। ओके, अब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आरओए के फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ऐसे ही आपको आरओए के बारे में पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी के बीच के डिफरेंस के बारे में एकदम चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेवरेज एक बड़ा मसला माना जाता है 2008 के क्राइसिस के पीछे, जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था और उसके पीछे बैंकों की विफलता थी। बैंक विफल इसलिए हुए थे क्योंकि ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए बोला जाता है कि रेगुलेटरी बॉडीज इस चीज पर पूरा ध्यान रखती हैं कि बैंकों का लेवरेज ज्यादा ना बढ़े। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द बिजनेस अप्रोच। अब देखिए, बिजनेस अप्रोच की बात की जा रही है, यानी कि बिजनेस मॉडल की बात की जा रही है, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कौन सा मॉड्यूल, मॉड्यूल ए। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग के संदर्भ में वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बिजनेस अप्रोच या बिजनेस मॉडल्स को डिफाइन करता है, जो आमतौर पर बैंकों के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं। अब देखिए, बैंक के अपने अपने गोल्स हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके पास उसी के हिसाब से कैपिटल होता है जितना वो खर्चा करते हैं। तो गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स के आधार पर बैंक अपने अपने बिजनेस अप्रोचेस को सिलेक्ट करते हैं। कोई एसबीओ अप्रोच सिलेक्ट करता है, कोई डिपार्टमेंटल चुनता है, कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच चुनता है। और ये अप्रोच जो है, ये उनके स्ट्रक्चर को, उनके आर्किटेक्चर को, उनके प्रोसेस को डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार का प्रोसेस वो यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में। अब देखिए, ये जो मैंने बात बोली है, कौन से ऑप्शन में आपको दिख रही है। A structured plan that determines how a bank raises deposits, lend to corporates, and manage regulatory compliances. A framework that explains how the bank creates, delivers, and captures value through customer segments, product offering, distribution channels, and revenue streams. A legal requirement under the Banking Regulation Act. A strategy limited only to cross-selling insurance. देखिए, यहाँ पर केवल क्रॉस सेलिंग की बात की जा रही है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो ये गलत हो गया एकदम। लीगल रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अब अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, यहां पर प्लान की बात की जाए, डिटरमाइंस हाउ अ बैंक रेजेस डिपॉजिट्स, लेंड्स टू कॉर्पोरेट्स एंड मैनेजेस रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो यहां पर स्ट्रक्चर्ड प्लान के बारे में बताया जा रहा है। यहां पर बैंक के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बात की जा रही है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहां पर उसके प्लान के बारे में बात की जा रही है, उसके स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे वो मार्केट से फंड रेज करता है, कैसे कॉर्पोरेट को लैंड करते हैं, और कैसे अपने रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो करते हैं। तो ये भी सही नहीं है।
हम बात कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग स्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क की। वो फ्रेमवर्क क्या है जिसके तहत एक बैंक ऑपरेट करता है, प्रोसेस करता है, क्रिएट करता है, डिलीवर करता है, वैल्यू कैप्चर करता है कस्टमर सेगमेंट्स पे, प्रोडक्ट ऑफरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है उसके। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बिजनेस प्रोसेस को या फिर बिजनेस अप्रोच को या बिजनेस मॉडल को डिफाइन कर रहा है। अगला सवाल बहुत ही मासूम सा है आपके लिए, और वो इनमें से वो 4 ऑप्शन दिए गए वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि एनपीसीआई का प्रोडक्ट नहीं है, एनपीसीआई के द्वारा डेवलप नहीं किया गया। देखिए रुपए एनपीसीआई का ही है, आईएमपीएस एनपीसीआई का ही है, यूपीआई एनपीसीआई ने ही डेवलप किया है। लेकिन जब हम नेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो नेफ्ट जो है उसे एनपीसीआई नहीं, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया और ऑपरेट किया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक डिफरेंस पूछा जा रहा है यहाँ पर नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में। देखिए नेफ्ट जो है वो डिफर्ड नेट सेटलमेंट के तहत ऑपरेट होता है, वो बैचेस में ऑपरेट होता है, 48 बैच होते हैं एक दिन में। यानी कि यहां पर रियल टाइम पर ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। इट विल टेक टाइम, लिटिल टाइम, नॉट टू मच, आधे आधे घंटे का बैच होता है। बट जब हम आरटीजीएस की बात करते हैं, उसके नाम में ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दिया गया, मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो रियल टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो बात कही है ये देखिए कौन से ऑप्शन में है। नेफ्ट ऑपरेट्स ऑन डिफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस, बैचेस में, यानी कि आरटीजीएस ऑपरेट्स ऑन अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, एक तरह से जो अंतर है दोनों में, वो यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन किया गया, बताया गया है। ये जो डिफर्ड नेट सेटलमेंट है ना, इसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि ये बैचेस में ऑपरेट करते हैं। और कुल कितने बैचेस अगर बात करें तो 48 बैचेस हैं इसमें, 48 बैचेस। ठीक है, तो इस तरह से पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स हैव नो मिनिमम लिमिट, कोई मिनिमम नेफ्ट के माध्यम से कोई ऐसा नहीं कि मिनिमम इतना भेज सकते हैं आप, 1 रुपए भेज सकते हैं। वाइल आरटीजीएस रिक्वायर मिनिमम ट्रांसफर ऑफ 2 लाख, बिल्कुल सही बात है। नेफ्ट इज जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन, सही बात है। अब आप आपका खाता बैंक में हो और आप 2 लाख से ऊपर का ट्रांसफर नेफ्ट के माध्यम से कर रहे हैं तो आरटीजीएस कर दीजिए, रियल टाइम में चला जाएगा आपका। तो नेफ्ट जनरली यूज फॉर स्मॉल रियल ट्रांजेक्शन वाइल आरटीजीएस इज डिजाइन फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन, एकदम सही। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं और ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement correctly distinguishes regular convertible bonds RCBs from mandatory convertible bond। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड, मॉड्यूल डी से वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जब भी हम कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उन्हें कैटेगराइज किया जाता है मोटा मोटी 3 टाइप्स में। एक होता है रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड, एक होता है मैंडेटरी कन्वर्टिबल बॉन्ड और एक होता है रिवर्स कन्वर्टिबल बॉन्ड। ये रेगुलर और मैंडेटरी में क्या डिफरेंसेस है? रेगुलर कन्वर्टिबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को उनके पास राइट्स होते हैं, ना कि ऑब्लिगेशन होता है उनके ऊपर कि इन बॉन्ड्स को उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट करना ही है। मतलब द इन्वेस्टर्स हैव राइट्स बट डू नॉट हैव ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। बट अगर हम बात करते हैं मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड की, तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन होता है कि इस प्री डिफाइंड पीरियड पर, इस रेट पर आपको इसे इक्विटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आरसीबी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट मैच्योरिटी व्हाइल एमसीबी गिव्स इन्वेस्टर द ऑप्शन टू ईदर रिडीम और कन्वर्ट। आरसीबी प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद द ऑप्शन, देखिए जो रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं वो इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देते हैं टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। और जब मैंडेटरी होते हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एक तरह से हो जाता है प्री डिफाइंड टाइम के बाद इनटू इक्विटी। ठीक है, तो यहां पर जो बी ऑप्शन है वो एकदम परफेक्ट है। तो रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? यहां पर राइट्स जो हैं वो कंपनी के पास होते हैं, वो चाहे तो कन्वर्ट करे, वो चाहे तो ना। अब आपके सामने यहाँ पर जीआईबी एग्जाम से संबंधित जीआईबी महापैक है, जो कि जीआईबी एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अभी हमने इससे पहले आपको कई बैचेस के बारे में जानकारी दी और आगे देंगे भी। लेकिन अगर आप महापैक के साथ अपने आप को एनरोल कर लेते हैं तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। यही एक बैच आपको जीआईबी एग्जाम क्लियर करवा देगा।
क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों पेपर का एक्सेस मिलता है, साथ ही साथ में 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। इस 15 बैचेस के अंतर्गत आपका फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स, यू विल गेट एवरीथिंग along with module wise DPPs, quizzes, mock tests, doubt solving supports 24/7। ये सब फैसिलिटी आपको मिलती है महापैक के अंदर। ठीक है, 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए मात्र 2799 का है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3999 का है एंड 2 ईयर का 5999 का है। आपके सामने यहाँ पर ऑफिसर जीआईबी फाउंडेशन बैच है, इसकी कीमत मात्र 1999 है। इस बैच का हिस्सा बनकर आप अपने फाउंडेशन पर काम कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है और ये बैच पूरी तरह से थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जीआईबी एमसीक्यू बैच, जिसमें आपको फाउंडेशन बैच फ्री मिल जा रहा है और 2499 यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और महापैक में ये सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, आपको अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल बैचेस। कोई एक पेपर रह गया है, 2 पेपर रह गए, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बुक्स हैं जीआईबी एग्जाम से संबंधित, चारों पेपर से संबंधित, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट 1224 में, बैंकर्स की पहली पसंद। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिविजुअल बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी दिक्कतों को साझा करिए। हर संभव हमारी टीम, हम आपके क्वेरीज और डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।